हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे जो भी नई वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिल्क मॉथ यानी रेशम के कीट की। कुछ ऐसे हमारे कृषक भाई होते हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जो रेशम के कीट को पालते हैं और इस उद्योग को, इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रेशम कीट के बारे में। जैसा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रचार प्रसार है रेशम उद्योग के विषय में, सर्वप्रथम चीन को मालूम था, परंतु आजकल यह उद्योग एशिया, यूरोप तथा अमेरिका आदि में सभी जगह पाया जाता है। विश्व में रेशम जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत तथा बर्मा में अधिक पैदा होता है। इसके इम्पोर्टेंस को अगर देखा जाए, आर्थिक महत्व को देखा जाए, मधुमक्खी के पश्चात रेशम कीट दूसरा ऐसा लाभदायक कीट है जिससे मनुष्य को काफ़ी लाभ होता है। मधुमक्खी से यदि खाद्य पदार्थ मिलता है तो रेशम कीट से वस्त्र मिलते हैं। प्राचीन काल में चीन ने सोने की तौल बराबर रेशम कीट को बेचा था। आजकल भी इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व पाया जाता है। रेशम कीट से वस्त्र आदि तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हवाई छतरियाँ भी इसी के माध्यम से बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त टसर सिल्क मोथ के कृमि कोश से तेल भी निकाला जाता है, जिसकी औषधियाँ अत्यधिक उपयोगी होती हैं। बात करते हैं रेशम की। रेशम कीट की सूढ़ियाँ जब पूर्ण रूप से बढ़ जाती हैं तो वे अपने शरीर के चारों ओर रेशम या कोकून बनाकर कोशावस्था में बदल जाती हैं। यह रेशम या कोकून ही धागे का बना होता है। इन धागों को ही इकट्ठा करके आपस में मिलाकर मजबूत रेशमी डोरा या धागा बनाया जाता है, जिससे बाद में कपड़े आदि बुने जाते हैं। रेशम के विषय में कुछ लोगों का विचार है कि भारतवर्ष की ही पहला ऐसा देश है जहां इस कीट को पाल करके रेशम तैयार किया जाता है और यहाँ पर ही रेशम के कीट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की, यानी रेशम कीटों के प्रकार की। रेशम का कीट कई प्रकार का होता है, जैसे कि टसर सिल्क मोथ, एरी सिल्क मोथ, मूंगा सिल्क मोथ, देव मूंगा सिल्क मोथ, बॉम्बैक्स सिल्क मोथ यानी शहतूत का रेशम कीट। इसके बाद बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की, यानी इसके जीवन इतिहास की। रेशम का कीट एक मॉथ है जो लगभग 30 मिलीमीटर लंबा तथा पंख 40 से 50 मिलीमीटर विस्तार वाले होते हैं। इसका रंग सफ़ेद और पीले रंग का मिक्सचर होता है। इसका जो मेल होता है वह फीमेल सिल्क मॉथ की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। इसका सिर छोटा, एक जोड़ी गोल काले संयुक्त नेत्र। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं रेशमी उद्योग की, यानी जिसको हम सेरीकल्चर भी कहते हैं, जो कि हमारा रेशम वस्त्र उद्योग है। यदि अगर भारत में देखा जाए तो ये उद्योग लगभग 1000 वर्ष पुराना है। लगभग 1 करोड़ किलोग्राम रेशम प्रति वर्ष हमारे भारतवर्ष में बनाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए यह मात्रा बहुत ही अत्यधिक कम है। भारत में तैयार होने वाले रेशम का लगभग 50% भाग केवल मैसूर से ही बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, मद्रास, कश्मीर, असम, बिहार, महाराष्ट्र आदि देशों में भी यह पैदा होता है। 1943 ईस्वी में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र बरहामपुर, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था, जहां पर रेशम के कीट पालने तथा
उनसे रेशम प्राप्त करने की उन्नतशील विधियों का विकास किया गया। इसके तुरंत बाद ही 1946 में केंद्रीय रेशम कीट उद्योग विकास केंद्र काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सरकार ने 1948 ईस्वी में रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना देहरादून यानी उत्तराखंड में की। रेशम कीट को यानी सेरीकल्चर को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी ये उद्योग मुख्यतः 3 बातों पर ही निर्भर करता है। सबसे पहला शहतूत की खेती, जिसको हम मॉरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद कीट पालन या इंसेक्ट रीडिंग एंड कोकून प्रोडक्शन, और सबसे आखिरी धागाकार यानी थ्रेडिंग। बात करते हैं शहतूत की खेती की। शहतूत कीट का मुख्य भोजन शहतूत की पत्तियां ही होती हैं, अर्थात पत्तियां जितनी अधिक पौष्टिक होंगी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी, उतनी ही अधिक मात्रा में हमें कोया बनाने में सहायता इस कीट के माध्यम से मिलेगी। फलस्वरूप उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम भी हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोकून प्रोडक्शन की, यानी कि कोया उत्पादन की। रेशम कीट के अंडों को बीज तथा जो इसकी संतान होती है, जो इसकी संतति होती है, उस पीढ़ी को हम जनरेशन को हम क्रॉप कहते हैं। कीट पालन में बीज का विशेष महत्व होता है, अतः बीज किसी भी विश्वसनीय संस्था से ही लेना चाहिए। बीज उपलब्ध कराने वाले केंद्रों को गिरनेज कहते हैं। केंद्रों से प्राप्त बीज का पालन पोषण किया जाता है, जिसे अंडों को हैचिंग कहते हैं। बीज को पालन पोषण के लिए ट्रे में एक कागज पर फैलाकर रखते हैं। अंडों के ऊपर जालीदार कपड़ा रख देते हैं तथा जब सूढ़ियाँ निकलने लगें तो ट्रे पर कुछ शहतूत की बारीक कटी हुई पत्तियां रख देते हैं। अंडों से निकली हुई सूढ़ियों को ट्रे में इकट्ठा कर लेते हैं तथा उसको शहतूत की पत्तियां भोजन के रूप में देना प्रारंभ कर देते हैं। सूढ़ी की पहली तथा दूसरी अवस्था को कोमल कटी हुई छोटी पत्तियां भी दी जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है कोकून हार्वेस्टिंग की, यानी कोए को चुनने। तो पूर्ण रूप से तैयार हो गए कोए को कोए की टोकरी से अलग करना ही कोया चुनना होता है। प्रोण कीट निकलने से पहले ही कोए को मारना चाहिए, क्योंकि प्रोण कीट निकल जाने पर कोया कट जाता है। ऐसे कोयों को पायर्स्ड कोकून कहते हैं। इनसे ही धागा टुकड़ों में निकलता है। इसके बाद हम सिलेक्ट किए हुए कोए को छांट लेते हैं। कोए को छांटने का कार्य हम उसके रंग और चमक के आधार पर करते हैं। तत्पश्चात रेशम के धागों को उधेड़ना और साफ करना हम प्रारंभ कर देते हैं। रेशम उद्योग में यानी सेरीकल्चर में कुछ आवश्यक सावधानियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली, ये लकड़ी या बांस की होती है, जिसको हम तिपाइया कहते हैं। लकड़ी की छिछली तस्तरियाँ, जिसको हम ट्रे बोलते हैं। एक जाल होता है। पत्तियाँ काटने वाले चाकू उपस्थित होते हैं। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर होता है। हीटर एंड कूलर, कोकूनेज, थर्मामीटर, पैराफिन पेपर। हमें इतनी वस्तुओं की आवश्यकता हमें सेरीकल्चर उद्योग में यानी रेशम कीट पालन में हमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो भी हमारे किसान, जो भी हमारे कृषक, जो भी फ्रेंड हमारा इस सेरीकल्चर बिजनेस को, उद्योग को अपनाता है, तो बताई गई सावधानियों को अपनाएं और अपने उद्योग का विस्तार